हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आपने सारे पुराने लेक्चर्स को लगाया है। ये उम्मीद करते हुए मांग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिया रिसाइकल। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात। मतलब इसमें हमें ये देखना है जो हमारी मेडुलरी रीजन में आयनिक कंसंट्रेशन होती है इतनी ज़्यादा, जो किसके कारण होती है। तो इसमें हमें पता है जहाँ तक कि आयंस होते हैं। आयंस में क्या होता है, सॉल्ट, NaCl। तो NaCl ही है जो आयनिक कंसंट्रेशन को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ ये अकेला ही नहीं है जो आयनिक कंसंट्रेशन को इतना बढ़ाएगा, बना के रखेगा। एक और भी है कोई जो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन को बना के रखता है, उसे हम बोलते हैं यूरिया। तो जो हमारा मेडुला है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड की आयनिक कंसंट्रेशन में यूरिया भी हेल्प करता है। तो यूरिया आखिर कहाँ से आया, कैसे आया, तो वही हम देखने वाले यूरिया रिसाइकल में। इससे पहले अब हम देख चुके हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, और आई होप आपको समझ में आ गया है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो किन चीजों का आंसर देता है। तो काउंटर करंट देखें हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म CCM। तो इसमें हमें दो चीजों की जानकारी मिलती है। पहला तो हम इसमें पढ़ते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, एंड दूसरा पढ़ते हैं हम इसमें काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में हमें जानकारी मिलती है जो मेडुला है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा कैसे बनी। कैसे बनती है इसकी जानकारी हमें मिलती है इसमें। अगर ये है हमारा मेडुला का नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है 300, 400, 600, 1000, 1200, तो इतनी ज्यादा जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है, तो कैसे बनती है, हाउ इज इट फॉर्म्ड। तो ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है, CCM काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा काउंटर करंट एक्सचेंज। अब आखिर इतनी ज्यादा आयनिक कंसंट्रेशन हो चुकी है तो ये खुद को कैसे मेंटेन करके रखता है, मतलब ये मेंटेन कैसे करेगा, इसकी जानकारी हमें मिलेगी कहाँ, काउंटर करंट एक्सचेंज में। ये हमें काउंटर करंट से हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर। तो यूजेस की बात करें अगर, ये तो हमें जानकारी मिलती है कि कैसे आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है और खुद को कैसे मेंटेन करते रखता है, ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो बेसिकली इसका मेन यूज है कि ये जो मेडुलरी रीजन है यहाँ पर इस आयन से भर दे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। मतलब क्या कि इसका अगर यूज की बात करें, यूजेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, सो क्या यूज है इसका, टू मेक इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिच इन आयंस। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आयन से भरना। ओके। दूसरा, इसमें से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना। कैसे कराता है, यहां से एक तो देखिए, देख लेते हैं हम एक बार। दूसरा काम क्या है इसका, यहां से वाटर को लूज करना, यहां से वाटर को लूज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर को लूज करना भी इसका काम है। जब आप पानी कम पीते हैं, मतलब DCT में तो कंडीशनल होता है पानी का रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ जो हमारे लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, इसमें फिक्स्ड है। तो ये इसके यूज है। क्या यूज है इसका काउंटर करंट मैकेनिज्म का, कि जो मेडुला में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आयन भरे हों, मतलब आयन से भरना ही इसका मेन यूज है, काम है। क्लियर। अब हम देखेंगे यूरिया रिसाइकल, नॉट यूरिया साइकिल, यूरिया रिसाइकल। यूरिया रिसाइकल देखने के लिए हम पहले तो अपना वही पुराना डायग्राम बनाएंगे। नेफ्रॉन, PCT, लूप ऑफ हेनले,
DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा पुराना डायग्राम जो हजार तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत बार इसको हम बना चुके हैं, तो अब तक तो आपको इसके नाम लेबलिंग सब याद हो गया होगा। क्लियर? यहाँ पर हमारी आयनिक कंसंट्रेशन तो सबको पता है। अब हम देख रहे हैं यूरिया रिसाइकल। सो यूरिया का फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ हो जाता है? लीवर में हो जाता है। अब जब फिल्ट्रेट होता है तो फिल्ट्रेशन के टाइम पर यहाँ पर ग्लूकोज, वाटर, आयरन, इन सब चीजों का फिल्ट्रेशन होता है। साथ साथ इसमें किसका फिल्ट्रेशन भी हो जाता है? यूरिया का। ये कौन है? यूरिया। क्लियर है? यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है तो ये यूरिया कूदते कूदते जाता है कहाँ पर? यहाँ से आता जाता मतलब ये क्रॉस कर देता है डीसीटी को। अब पीसीटी को, पीसीटी पे इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है यूरिया के लिए। क्लियर? वाटर एंड आयरन का तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा लेकिन यूरिया का नहीं होगा। तो यूरिया मतलब यूरिया का ये है कि वो नहीं चाहता बॉडी से बाहर निकलना, लेकिन यहाँ पर तो इम्परमेबल है मेम्ब्रेन, तो उसे ना चाहते हुए यहाँ पर निकलना पड़ा। जब ये यहाँ से निकला तो यहाँ से आते 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 यहाँ पर आ गया। क्लियर है? तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे ये तो मजबूरी हो जाती है बाहर निकलना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि हमारी बॉडी से बाहर निकले। अब बाहर निकलना मजबूरी ऐसी हो जाती है कि आयंस के लिए मेम्ब्रेन कभी परमेबल होती है कभी इम्परमेबल, तो इसके कारण से आयंस को मतलब कंसंट्रेट होकर बाहर निकलना ही होता है। लेकिन अगर बात करें यूरिया की, तो यूरिया के लिए ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? इम्परमेबल, और ये भी इम्परमेबल होगी। तो अगर हम लिखें तो ये पूरी ही मतलब ये होती है इम्परमेबल टू यूरिया। यूरिया के लिए इम्परमेबल होती है, इसलिए यूरिया चाहकर भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इसको ना चाहते हुए यहाँ से निकलना होगा। अब जब ये यूरिया यहाँ से निकलता है तो इसको बड़ा ही दुख हो रहा है कि यार मैं बाहर निकलना नहीं चाहता था लेकिन अफसोस मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन इम्परमेबल है यूरिया के लिए, ये भी इम्परमेबल है, ये भी इम्परमेबल है, तो चाहकर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अब वो हार मान जाता है। कौन? यूरिया लास्ट में हार ही मान जाता है कि चलो अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है यूरिन के साथ। ये ड्रॉप ऑफ यूरिन है। लेकिन लास्ट में क्या होता है? मैजिक होता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट कैसा होता है? ये परमेबल होता है यूरिया के लिए। मतलब अभी तक जो यूरिया हार मान चुका था कि चलो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं चाहता हूँ बाहर निकलना, लेकिन अब मुझे यूरिन के साथ बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन लास्ट में क्या मैजिक होता है? एक जानकारी पता चलती है यूरिया को जब ये पता चलता है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, ये तो परमिएबल है यूरिया के लिए। मतलब यूरिया यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन जितना यूरिया है पूरा नहीं, कुछ परसेंट, मतलब बहुत थोड़ा यूरिया यहाँ से यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कौन है ये? यूरिया। अभी तक यूरिया बड़ा ही सैड था कि इसे जाना है यहाँ से यूरिन के साथ, लेकिन इसमें से कुछ यूरिया यहाँ पर क्या हो गया? रीअब्जॉर्ब हो गया, लेकिन बचा हुआ बाकी यूरिया तो यूरिन के साथ बाहर आ गया। क्लियर? तो यूरिया आकर कहाँ आ गया? यहाँ पर। अब बात ये स्टार्ट कर रहे थे हम कि जो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन है वो किसके कारण होती है? मतलब मेडुला में जो आयनिक कंसंट्रेशन हाई होती है उसकी हेल्प कौन करता है? किसके कारण आयनिक कंसंट्रेशन होती है? NaCl के कारण, सॉल्ट के कारण। लेकिन आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ सॉल्ट ही नहीं होता, इसकी हेल्प कौन करता है? यूरिया। मतलब इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिया इसकी कैसे हेल्प करेगा ये हम देखेंगे। ठीक है? सो क्या बात हुई? यहाँ से यूरिया वापस निकल रहा था बाहर, जिसको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के लोअर साइड से यहाँ पर यूरिया का हो गया रीअब्जॉर्प्शन, कुछ परसेंट यूरिया का। तो जो कुछ परसेंट यूरिया है वो आ गया कहाँ? यहाँ पर मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब ये क्या करेगा? इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा, लेकिन ये यहाँ पर ही भरा नहीं रहेगा। अभी देखिए, ध्यान से समझिए, जब यहाँ से यूरिया निकल रहा था तो यहाँ तो यूरिया की कंसंट्रेशन नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ से जब आया और यहाँ से वाटर को निकाला H2O को, जब जैसे अगर आपने पानी कम पिया है तो उस पोजीशन में क्या होगा? आपकी DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है परमेबल हो जाएगी वाटर के लिए, तो यहाँ से वाटर क्या रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो जो यूरिया यहाँ पे बचा, कैसा बचा? यूरिया बचा कंसंट्रेटेड।
कंसंट्रेटेड यूरिया बचा। तो अभी जो यूरिया यहाँ पर है वो कंसंट्रेटेड है, तो वही यूरिया यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये यूरिया कहाँ से, अभी देखो एक और बात क्या है, ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्फ है थिन वाली, ये भी कैसी होती है, परमिएबल टू यूरिया। ये जो थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्फ का लूप ऑफ हेनले की, ये भी कैसी थी, परमिएबल टू यूरिया। सो यहाँ से जो यूरिया है यहाँ पर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कम है एंड बाहर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ से यूरिया कूद के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर ये यूरिया यहाँ पर आ गया। अब ये यूरिया वापस से जब फिल्ट्रेट होगा डबल से, तो यही यूरिया वापस यहाँ पर आएगा, फिर यही प्रोसेस होगी, फिर से दोहराई जाएगी कि यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन फिर से होगा, फिर ये यहाँ पर चला जाएगा थिन सेगमेंट में लूप ऑफ हेनले के, फिर ये वापस से आएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिसाइकल, मतलब ये जो यूरिया है बार बार इस रीजन में घूम रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूरिया रिसाइकल। आई होप आपको यूरिया रिसाइकल समझ में आया। सो यूरिया का क्या काम है, ये आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखता है। देखिए यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखा है। जब यहाँ से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिया सिर्फ यहाँ अकेले नहीं रहेगा, अगर यहाँ पर रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यूरिया से ही भर जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो रीजन है थिन सेगमेंट लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पर ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर यूरिया की जो कंसंट्रेशन है, आयनिक कंसंट्रेशन है, मेंटेन होकर रहेगी। तो ये क्या करेगा, यूरिया इज हेल्पफुल ऑफ Urea is helpful of high concentration to ions in medulla। मेडुला में आयंस की कंसंट्रेशन हाई करने के लिए हेल्प करता है कौन, यूरिया। यूरिया इज हेल्पफुल ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू आयंस इन मेडुला। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि यूरिया रिसाइकल क्या है, कुछ नहीं है। फिल्ट्रेशन के टाइम जब फिल्ट्रेट होता है तो फिल्ट्रेट के टाइम कुछ पार्ट यूरिया का भी आ जाता है। यूरिया फिल्ट्रेट होते होते कहाँ तक, यहाँ पर यूरिया का कहीं रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन वो बॉडी से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो ये लास्ट में घूमते घुमाते यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो यूरिया की कंसंट्रेशन होगी बहुत कम होगी। यहाँ पर आते आते क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ से जो यूरिया का कंसंट्रेशन है हाई हो जाएगा। अब यूरिया के पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो अब वो हताश होकर सोचेगा कि चलो उसको यूरिन के साथ बाहर निकलना है। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पार्ट है ये होता है परमिएबल यूरिया के लिए, इसके कारण से यूरिया यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर कुछ पार्ट यूरिया का कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, मेडुला के। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करना है, इसकी कंसंट्रेशन को हाई करना है, इसका काम है, तो इसके ये जैसे ही ये जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन हाई होने लगती है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, उसका थिन सेगमेंट ये भी होता है परमिएबल यूरिया के लिए। तो यूरिया का यहाँ से वापस से ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है, ट्यूबुलर, क्योंकि ट्यूब में गया है ये, और यही यूरिया बार बार ऐसे रिसाइकल होता रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूरिया रिसाइकल। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो अभी हमारा क्लियर हो चुका है कंप्लीटली तरीके से कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के क्या है, नेफ्रॉन के पार्ट, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये सारी चीज क्लियर कर चुके हैं। सो अभी हमें एक टर्म्स और जानना है जो हम देखेंगे, लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है। अब हम देखेंगे मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, मिक्ट्यूरेशन? सो यूरिन अब फॉर्म तो हो गया है, क्या बात की हमने, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। ये हमारी किडनी है, और यहाँ हमारी यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यूरिन को यहाँ से बाहर निकलना है, तो यूरिन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, ट्यूब चाहिए,
किडनी, और इन डक्ट्स में क्या होगा, यूरिन जो फॉर्म हो गया है यहाँ से निकलेगा, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, यूरेटर्स। अब ये यूरिन फॉर्म तो हो चुका है, लेकिन यहाँ से ऐसे ड्रिप ड्रिप करके यूरिन पास तो होगा नहीं। ऐसा देखिए, हमें ये पता है यूरिन हर टाइम पर बूंद बूंद करके यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन बूंद बूंद करके यूरिन पास आउट क्या हम करते रहते हैं? नहीं, हम क्या 24 घंटे वॉशरूम में बैठे रहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, यूरिन जो फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का, इसे कलेक्ट होने के लिए कंटेनर की जरूरत है, क्योंकि ये हम 24 घंटे तो वॉशरूम में बैठ नहीं सकते, ना ही बैठते हैं। तो यूरिन जो बूंद बूंद कलेक्ट हो रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसको कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भर जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से इसको पास करने के लिए एक ट्यूब है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर? तो ये तो हमारा बेसिक सा पुराना डायग्राम है जो हम कर चुके हैं, कई बार देखा है। अब हम बात कर रहे हैं मिक्ट्यूरेशन की। तो मिक्ट्यूरेशन क्या है? एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। वन टर्म में बात करें हम, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, मतलब यूरिन को पास करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। जो यूरिन है बन चुका है, यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है, फिर यहाँ से इसे पास करना है, तो इसकी प्रोसेस ही को क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ पास आउट द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। मिक्ट्यूरेशन क्या है? यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। अब ये आखिर कैसे होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से बनाते हैं, ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए। पहले अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे। किडनी इतना इलाज करने की जरूरत नहीं है, तो किडनी का तो हम पहले ही काम अच्छे से समझ चुके हैं, तो किडनी को थोड़ा छोटा बनाएंगे तो चलेगा। यूरिन फॉर्मेशन के बाद यूरिन को पास करने के लिए ट्यूब, किडनी, यूरेटर, देन यूरिन को कलेक्ट करने के लिए ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर, एंड
कलेक्ट करने के बाद यूरिन को पास करने के लिए ट्यूब, इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब हम देखेंगे मिक्सचुरेशन की, मतलब किडनी में क्या हो चुका है, यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है और यूरिन को यहाँ से पास होना है, तो किडनी से यूरिन आएगा कहाँ, यूरेटर्स में। यूरेटर्स के बाद अब यूरिन बूंद बूंद करके हर 1 मिनट में बनता जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे हम वॉशरूम में बैठे रहें यूरिन को पास करने के लिए, तो इसको कलेक्ट करने के लिए कंटेनर की जरूरत है। अब जो कलेक्ट करता है उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और ये लगभग 300 to 400 ml तक यूरिन को कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये फिल्ड हो जाएगा, तो फिल्ड हो जाता है तो स्ट्रेच होने लगेगा। स्ट्रेच होने के कारण यहाँ से सिग्नल्स मिलते हैं कुछ, जिसके कारण यहाँ से यूरिन पास हो जाता है। क्लियर? तो अब ये आखिर प्रोसेस कैसे होता है इसकी बात कर लेते हैं। अब आप एक बात समझिए, ये बात आपको कुछ याद रखनी है कि ये जो ब्लैडर है मसल से बना होता है, मस्क्यूलर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है कैसा होता है, मस्क्यूलर, कुछ मसल से बना होता है। अब ये मसल्स किस टाइप की होनी चाहिए? अच्छा, हमने जब मसल्स देखी थी तो हमने क्या देखा था, कैसी कैसी मसल्स होती हैं, स्केलेटल और स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर कौन सा मसल होना चाहिए, स्केलेटल होना चाहिए क्या, या स्मूथ होना चाहिए, या कार्डियक होना चाहिए? कार्डियक तो हो नहीं सकता, तो क्या स्केलेटल होगा? स्केलेटल मसल क्या करती है, जो बोन से कनेक्ट होती है, जिन्हें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कांटेक्ट करा सकते हैं, हिला सकते हैं। क्या हम यूरिनरी ब्लैडर को अपने हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं, हिला सकते हैं? नहीं। सो ऐसी मसल्स जो अपने हिसाब से नहीं हिलती है वो कौन सी मसल कहलाती है, स्मूथ मसल। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उस पर भी कौन सी मसल होगी, स्मूथ मसल। क्लियर? आपको ये याद होना चाहिए, जो यूरिनरी ब्लैडर पे मसल होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, स्मूथ मसल इसके अराउंड होती है। अब ये जो हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पर होते हैं गेट लगे होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या है, अगर आपको डाइजेशन वाला चैप्टर याद है तो हमने देखा तो उसमें स्फिंक्टर देखा था। क्या करते हैं, एक रबड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो बंद कर लेता है ताकि खाना अगर अंदर एक बार चला गया तो बाहर ना आ सके। सेम ब्लैडर के जस्ट बाहर यूरेटर्स में, यूरेथ्रा जो है वहां पर क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर। और क्या करते हैं ये देख लेते हैं। तो एक स्फिंक्टर तो यहाँ पर लगता है, स्फिंक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर। और इसके बाहर एक लगा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या होता है, जब ये फिल्ड हो जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ से कुछ सिग्नल्स पहुंचते हैं, तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो खुल जाता है सिग्नल्स के थ्रू। तो ये खुल जाता है तो क्या होता है, यूरिन यहाँ तक आ जाता है। जब यूरिन यहाँ तक आता है तो एक्सटर्नल सिग्नल तक, एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है वहां तक सिग्नल पहुंचता है, और फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुलता है, उसके बाद यूरिन पास हो पाता है। ये जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है ये कैसा होता है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब इसको जैसे ही पता चलता है कि ये स्ट्रेच होने लगा है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये खुल जाता है। इसको जानकारी हमें जानकारी नहीं होती कि ये खुल गया है, लेकिन जैसे ही खुलता है तो हमें यहाँ पर जैसे सिग्नल पहुंचता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर में, तो हमें जानकारी हो जाती है कि अब हमें सिग्नल मिल गया है वॉशरूम जाने का। तो हम वॉशरूम ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे ये खुले तो हम क्या करें, जहां बैठे वहीं यूरिन पास कर दें, ऐसा नहीं होता है। अगर ये भी क्या होता है, सेंसिटिव नहीं होता। जैसे ये सेंसिटिव नहीं है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव ऐसा नहीं है कि ये सिग्नल्स के थ्रू, मतलब नर्व सेल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, हमारे थ्रू कंट्रोल नहीं होगा कि अगर मैं चाहूँ तो इसको खोल लूँ या मैं चाहूँ तो इसको नहीं खोलूँ। इसको अगर ये स्ट्रेच हो गया, यूरिन यहाँ पे फिल हो गया, तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा, क्योंकि कुछ नर्व सेल्स होते हैं, सेंस कर लेते हैं, और सेंसरी जो नर्व सेल्स होते हैं उसके थ्रू सिग्नल्स पहुंचते हैं और ये खुल जाता है। अब जैसे ही खुलता है तो इसके पास सिग्नल आता है, तो ये होता है हमारे कंट्रोल में। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये कंट्रोल में होता है, हमें पता चलता है कि अरे हमें वॉशरूम जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जहां बैठे हो वही यूरिन पास कर दे, नहीं, हम पहले वॉशरूम को ढूंढते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में है।
लेकिन जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनका इतना नहीं होता। जो छोटे बच्चे होंगे उनका एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी कैसा होगा, कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वो जहां होते हैं वहीं पर यूरिन पास कर देते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग की बात करें तो जिनको हैबिट हो जाए उनकी बात अलग है, ठीक है। तो इससे क्या जानकारी मिली, जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये किस टाइप की मसल से बना होगा, ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, अपने कंट्रोल में तो है नहीं है, तो ये भी कैसी मसल से होगा, स्मूथ मसल से। क्लियर। और ये जो हमारे कंट्रोल में है ये कैसी मसल से बना होगा, स्केलेटल मसल से। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ इसके इंटरनल साइड में कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। बेसिकली इन रिसेप्टर का काम क्या होता है, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, ये फूलने लगता है। जब ये फूलता है तो ये स्ट्रेच होने लगते हैं। अब जब ये स्ट्रेच होते हैं तो यहां से ये सिग्नल पहुंचाते हैं किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को, जो क्या होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन से ये सिग्नल कहां पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स। नर्व सेल्स तो है ही, किस टाइप की सेल्स है, सेंसरी नर्व। क्लियर। तो ये क्या करती है सेंसरी नर्व्स, यहां से ये सिग्नल को लेती है, मतलब जैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही स्ट्रेच होते हैं तो ये सिग्नल पहुंचता है कहां, ब्रेन तक। कौन लेके जाता है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व से जैसे ही ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है तो यहां से एक और नर्व निकलती है जो सिग्नल को कंट्रोल कर, मतलब सिग्नल तो मिल गया इसको, लेकिन अब एक्शन करने के लिए जो नर्व निकलती है यहाँ पर एक्शन देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व सेल्स। अभी मोटर नर्व सेल्स क्या करेगी, क्या हुआ यहाँ पर जैसे यूरिन फिल्ड हुआ, यूरिन के फिल्ड होने से इसका वॉल्यूम बढ़ा तो ये स्ट्रेच हुए, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच हुए तो ये सिग्नल कहाँ तक पहुंचा, ब्रेन तक। कौन लेके गया, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व से जैसे ब्रेन तक क्या सिग्नल पहुंचा तो यहाँ से ये मोटर नर्व क्या करेगी, सिग्नल को लेके आएगी कहाँ तक, वापस यूरिनरी ब्लैडर तक। और ये क्या करेगी, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसे कांटेक्ट करा देगी। जो अभी वॉल्यूम बढ़ रहा था उसको क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी। क्या करेगी, ये कांटेक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को कांटेक्ट कराएगी। अब जैसे यूरिनरी ब्लैडर कांटेक्ट होगा तो यहां से ये यूरिन पास होने की कोशिश करेगी। तो यहां से जैसे ये पास होगी तो अभी कहां तक सिग्नल पहुंच रहा है, अभी पहुंचेगा इंटरनल स्फिंक्टर तक, जो कि स्मूथ मसल से बनी है। तो ये ब्रेन एक और सिग्नल भेजेगा यहां से इंटरनल स्फिंक्टर तक, और क्या करने के लिए, ये रिलैक्स कर देगा। ये कौन सा प्रोसेस करेगा, रिलैक्सेशन। जैसे ही इसको रिलैक्स करेगा इंटरनल स्फिंक्टर को, तो ये रिलैक्स होगा तो यहां से यूरिन पास हो जाएगा। अब जैसे यूरिन यहां से पास होगा तो हमें सिग्नल मिलेगा कि अरे अब तो हमें वॉशरूम जाना है, तो हम वॉशरूम ढूंढेंगे, और जैसे हमें वॉशरूम मिलेगा तो हम इसको रिलैक्स कर देंगे, इसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, तो यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा। सो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। सो आई होप आपको समझ में आया कि मिक्ट्यूरेशन क्या है, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। यूरिन को पास करने की ही एक प्रोसेस है, मतलब यूरिन को, जो यूरिन है इसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। क्या होता है, किडनी में जैसे यूरिन फॉर्म होता है ये कहाँ पर कलेक्ट होकर आता है, यूरेटर्स के थ्रू कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में लगभग ये 300 to 400 ml तक यूरिन कलेक्ट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे इतना यूरिन फिल्ड होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाता है, तो इसके अंदर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं
स्ट्रेच रिसेप्टर। इसका क्या काम है, ये जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो स्ट्रेच होने लगते हैं। जैसे ये स्ट्रेच होगा, यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हैं वो स्ट्रेच होंगे, तो उसके स्ट्रेच होने से क्या होगा, कुछ सिग्नल्स जाएंगे सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। ब्रेन के पास जैसे ही सिग्नल जाता है तो ये क्या करेगा, कमांड देता है मोटर नर्व सेल्स के थ्रू, और क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से यूरिन पास होगा। यूरिन पास होने के लिए जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको खुलना पड़ेगा, तो ब्रेन फिर से एक और सिग्नल भेजेगा और रिलैक्स कर देगा इंटरनल स्फिंक्टर को। सो ये कहाँ तक सिग्नल पहुंचेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक, और इसके बाद हो जाएगा हमारा मिक्ट्यूरेशन। सो आई होप आपको समझ में आया है कि मिक्ट्यूरेशन आखिर क्या होता है, यूरिन को बॉडी से पास करने की प्रोसेस है। क्लियर? सो अगर को फिर भी कोई डाउट होता तो एक बार और हम देख लेते हैं। क्या बात की हमने, मिक्ट्यूरेशन क्या है, बॉडी से यूरिन को पास करने की प्रोसेस को ही हम मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख चुके हैं किडनी में होता है यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स के थ्रू नेफ्रॉन में। कौन कौन से 3 स्टेप्स है वो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। इन 3 स्टेप के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन के बाद यहाँ से ड्रिप ड्रिप यूरिन कहाँ से आती है, यूरेटर से, और कलेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर में। लगभग 300 to 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से स्ट्रेच रिसेप्टर जो है स्ट्रेच होने लगेंगे और ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व सेल। सेंसरी नर्व सेल से जैसे ही सीएनएस के पास सिग्नल पहुंचा तो ये डबल से क्या कमांड देगा मोटर नर्व सेल्स के थ्रू, किसका, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको कांटेक्ट कर दें। जैसे हम यूरिनरी ब्लैडर को कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ से यूरिन पास होगा। उसके लिए हमें इंटरनल स्फिंक्टर को खोलना बहुत जरूरी है। इसके ब्रेन से फिर से एक और सिग्नल आएगा रिलैक्स करने के लिए इंटरनल स्फिंक्टर को। जैसे इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो यूरिन आ जाएगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक, और जैसे ही हमें वॉशरूम मिलेगा तो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी रिलैक्स कर देंगे, जो कि हमारे कंट्रोल में है। तो ये पूरी प्रोसेस है मिक्ट्यूरेशन की। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, और फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।